हेलो स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप सभी। मैं हूं अनामिका सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर। जल्दी से आ जाएं भाई, आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है और आज मैं लेकर आई हूं हमारे बायोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा था टिश्यू, इसी में आज हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी ऊतक में आज हम पढ़ने वाले हैं जंतु ऊतक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यदि आप सभी ने इसके पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम हमारे चैनल के बारे में। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्लास 6 से लेकर 12th में बेटा आप इनमें से किसी भी क्लास में मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और बेटा ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करवाते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, और जितनी भी चीज़ें हम कवर कराते हैं वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती है हमारे चैनल पर, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आपके सारे डाउट्स करते हैं सॉल्व। अब सबसे लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि मैम जितना भी आप हमें अभी पढ़ा रहे हैं और जो आप हमें पढ़ा चुके हैं सबके नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे। सो बेटा इस नोट्स की जो लिंक है वो आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और हमारा एक इंग्लिश मीडियम चैनल भी, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप वहाँ से केजी से लेकर क्लास 12 तक की सारी क्लासेस आपको वहाँ मिल जाएगी। तो बात आती है कि एनिमल टिश्यू क्या है। तो देखो भाई, ऊतक क्या है, टिश्यू क्या है, ये तो आप सबको पता ही है ना, कि ऊतकों का, टिश्यू का हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में क्या रोल है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि हमारे बॉडी के टिश्यूज कैसे होते हैं अलग बेटा, और प्लांट्स के टिश्यूज कैसे होते हैं अलग। अब अगर उन बच्चों के माइंड में जिन्होंने अभी तक प्लांट टिश्यू पढ़ा ही नहीं है, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम पादप ऊतक बोले तो क्या, प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। बेटा इसके ठीक पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया है कि भैया किसी भी पादप या प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू यानी विभिज ऊतक, ऊतक और स्थायी ऊतक, और उनके अंदर भी कई सारे ऊतक होते हैं, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। और आज हम एनिमल टिश्यू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे और उनके दोनों के टिश्यूज कैसे हैं अलग अलग। ओके, तो सुनो, जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस करते हैं डेफिनेटली, और बिना सांस लिए हम जिंदा रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम सजीवों में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, जहां हमें जिंदा रहने के लिए श्वसन यानी सांस भी लेना होगा, उत्सर्जन भी करना होगा, पाचन भी करना होगा, हमारे बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेशन, परिवहन, सारी चीजें होंगी बेटा। सो बात कुछ ऐसी है कि जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हमें प्रॉपर फील होता है ये। और इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, यानी कि क्या होती हैं बेटा, सेल्स होती हैं, जिन्हें हम पेशी कोशिकाएं कहते हैं। भैया ये हमारी मसल सेल्स होती हैं बेटा। कौन सी सेल होती हैं, ये हमारी पेशी कोशिकाएं होती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, मसल सेल्स बोलते हैं। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है, और सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये फेफड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, और रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये आपको किसकी इमेज दिख रही है, GIF, ये आपको ब्लड की दिख रही है, और ये आपको हमारे प्यारे प्यारे लंग्स थोड़ा अलग तरीके से अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। बस हाँ, ये तो समझ जाओ कि ये क्या है, हमारे लंग्स हैं। सो बेटा बात कुछ ऐसी है कि जब भी हम सांस लेते हैं, जिसे लिए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, सो हमारे द्वारा रेस्पिरेशन करने में, हमारे द्वारा श्वसन करने में हमारे बॉडी में ऊर्जा का संचार भी होता है, और हम हमारे एटमॉस्फेयर की सारी गैसेस लेते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होती है बेटा, वो होती है ऑक्सीजन। जैसे कई बार ऐसा होता है, हमें केवल एक ही चीज पता होती है बचपन से कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केवल ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं हम,
हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस हैं हम सब ले रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ ना, एटमॉस्फेयर की गैसेस कहाँ जा रही हैं? हम जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हम क्या कुछ छान रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, देख कर सांस ले रहे हैं क्या कि केवल O2 ही जाना चाहिए? तो आप क्या कहोगे, नहीं मैम, हमें तो पता भी नहीं चलता है, ये तो ऑटोमेटिक होने वाली प्रोसेस है ना। बिल्कुल सही बोला, ये नेचुरल होने वाली प्रोसेस है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और हमने इसे कंट्रोल किया तो हम बचेंगे भी नहीं। सो बात कुछ ऐसी है कि हमारे एटमॉस्फेयर की जितनी गैसेस है वो सब हम लेते हैं, बल्कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंट में पाई जाने वाली गैस कौन सी है बेटा? वो नाइट्रोजन गैस है, 78% होती है। तो ये भी हमारे बॉडी में जाती है, समझे कि नहीं? तो सारी गैसेस जा रही हैं, पर जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सो वो है ऑक्सीजन। तो हम जब सांस लेते हैं, हमारे द्वारा सांस लेने में हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। किस में बनती है? तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। किस में बनती है बेटा? सो वो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका बोलते हैं। ओके बेटा, चंगू मंगू समझ में आ रहा है ना सब कुछ? सो इंग्लिश में हमारा ये क्या हैगा? माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, बट बेटा हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे? सो हिंदी में ये हमारा सूत्रकणिका हो जाएगा। और इसी की हेल्प से ही जो एनर्जी होती है ना बेटा, ये अपने पास स्टोर करके रखती है। किसके फॉर्म में भैया? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे भाई, हमने इसके ठीक पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, जब मैंने आपको सेल के बारे में पढ़ाया था, जब मैंने आपको कोशिका के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने वहां पर बताया था कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया में एक एनर्जी करेंसी होती है बेटा, यानी कि ऊर्जा मुद्रा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और यहीं पर जाकर हमारी जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। क्लियर? और जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है वो पूरे ब्लड में जाकर मिल जाती है। हमारे फेफड़े यानी हमारे जो लंग्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड के साथ शरीर के सभी सेल्स तक ये पहुंचा देते हैं। ओके, चलिए, तो पहले तो इस वाले सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी। ले लिया स्क्रीनशॉट, जान ली कहानी। चलिए अब बढ़ते हैं फटाफट से आगे की तरफ। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। बिल्कुल सही बोला है। एक्चुअली में हमारे पूरे शरीर में बेटा, हमारे पूरे बॉडी में क्या पाया जाता है? ब्लड हमारे बॉडी का कितना परसेंट होता है? अराउंड 7 to 8%, यानी कि 7 से 8% हमारे बॉडी में ब्लड ही पाया जाता है। तो जब ये पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, या ऐसा कहना चाहिए सर्कुलेट हो रहा होता है, तो ये अपने साथ कई सारी चीजों को लेकर चलता है। तो रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में भैया एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर जाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए भोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इसको कोशिकाओं तक पहुंचाना। हमने जो खाना खा लिया है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे ब्लड में मिलेंगे, जो काम की चीजें नहीं होंगी बाहर निकल जाएंगी। समझे? ये शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करता है और यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के एग्जाम्पल है। तो हमने हमारी एनसीईआरटी के हेल्प से एक चीज ये जानी कि भैया मसल्स भी हमारी हेल्प करती हैं बॉडी में और ब्लड भी करते हैं, और हमने जाना ये एक तरीके के टिश्यू ही है। ये एक तरीके के क्या होते हैं भाई? जंतु ऊतक होते हैं। समझे कि नहीं समझे? और जब हमारी किडनी की बात आती है ना बेटा, किसकी बात आती है? किडनी की। तो इस तरह से चलने वाली ये पूरी प्रोसेस होती है। ये हमारे लंग्स नहीं है, गलती से बोल मत देना कि ये तो हमारे लंग्स है, ना जी ना, ये है आपके वृक्क जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। क्लियर बेटा? चलिए नाउ अब आते हैं हम कहाँ पर? ये तो ब्लैंक स्लाइड है, बिल्कुल है, क्योंकि मैम ने रखी है, क्योंकि मैम आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताने वाले हैं। सो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रही हूँ बेटा, और मेरी हेडिंग क्या है? सो वो है जंतु ऊतक, है ना? मेरी हेडिंग क्या है यहाँ पर? सो बेटा ये है क्या यहाँ पर? जंतु ऊतक। चलो भाई, और इसे मैं थोड़ा सा क्या करने वाली हूँ? कवर करने वाली हूँ। और ये जो जंतु ऊतक है
ये कितने प्रकार के हैं? ये 4 तरह के हमें पढ़ने हैं। एक को यहाँ लिख दूंगी, एक को बेटा मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक को बेटा मैं यहाँ लिख देती हूँ और एक बिल्कुल कॉर्नर पर लेकर जाती हूँ। ठीक है, चारों ऊतकों को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, पर पहले एक बार इसका चार्ट बना लूं मैं, तो ध्यान से सुनोगे। भैया एक होता है कौन सा ऊतक? सो बेटा एक होता है मस्कुलर टिश्यू, यानी कि पेशीय ऊतक। ये हमारा कौन सा टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पेशीय ऊतक बोलते हैं। वैसे ही बेटा एक क्या होता है? बेटा एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। सो कनेक्टिव टिश्यू हिंदी में क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक। इसी के साथ भैया एक होता है क्या? तंत्रिका ऊतक, जिसे इंग्लिश में हम नर्व टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तंत्रिका ऊतक इंग्लिश में क्या कहलाता है? नर्व टिश्यू कहलाता है। एंड सबसे लास्ट में आएंगे बेटा हम एपिथेलियम टिश्यू की तरफ, जिसे हम उपकला ऊतक बोलते हैं। क्लियर? चलो भाई, तो हमने जाना था जब हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे, सो वहां हमने 2 तरह के टिश्यू को देखा था, और जब मैम आपको एनिमल टिश्यू पढ़ा रहे हैं बेटा, तो मैम ने आपको यहाँ पर 4 तरीके के टिश्यू को पढ़ाया है ना जी ना। आप खुश नहीं होने लगना कि बस मैम 4 ही टिश्यू तो पढ़ना है। 4 टिश्यू के अलावा इसके साथ साथ बेटा आपको इसके अंदर की कहानी, इसके खुद के अंदर के टिश्यूज भी पढ़ने होंगे। जानना चाहते हो वो कौन से? रुको मैं आपको अभी बताती हूँ, पर पहले मैं इसे क्या करूंगी? कवर। पहले मैं इसे क्या करूंगी? कवर। इसे भी मैं करूंगी कवर, और इसे भी मैंने क्या कर दिया बेटा? कवर। सो बात कुछ ऐसी है कि भैया पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू कितने तरीके के पढ़ेंगे हम? 3, क्योंकि एक इसमें क्या होता है? ऐच्छिक पेशी, यानी कि वॉलेंटरी मसल जिसे हम बोलते हैं। सो एक ऐच्छिक पेशी होती है बेटा, और एक होती है क्या? अनैच्छिक पेशी। कौन सी पेशी? सो एक होती है अनैच्छिक पेशी। एंड सबसे लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारा कार्डियक मसल, जिसे हम हृदयक पेशी के नाम से भी बेटा जानते हैं। यानी कि जब मैं आपको अभी पढ़ाने पहुंचूंगी मस्कुलर टिश्यू की तरफ, और हाँ सीक्वेंस ये आगे पीछे हो सकते हैं, सो डोंट वरी, ये मत सोचना कि पहले मस्कुलर ही पढ़ेंगे। बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये टिश्यूज हमें पढ़ने हैं, जिसमें मस्कुलर टिश्यू में 3 चीजें आएंगी हमारी, ऐच्छिक की, अनैच्छिक की और एक हृदयक की। नाउ नेक्स्ट आते हैं संयोजी ऊतक की तरफ। मैम कनेक्टिव टिश्यू मतलब इनमें क्या क्या आ जाएगा? तो सुनो, इनमें आ जाएंगी हमारा ब्लड, यानी कि हमारा खून, रक्त इसमें आ जाएगा। और क्या आ जाएगा बेटा? सो ब्लड के साथ साथ यहाँ पर आ जाएंगी बोन्स, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अस्थि। और क्या आ जाएंगी? सो और यहाँ पर आ जाएंगी उपास्थि, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। और क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो हमारा ब्लड आ गया, हमने देखा अस्थि आ गई, हमने देखा उपास्थि भी आ गई, और इसी के साथ साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर? हमारा लिगामेंट आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। और आ जाएगा यहाँ पर कंडरा, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेंडन। एक होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडन, दोनों में ये बेटा डिफरेंस होता है, अंतर होता है। इसी के साथ और भी चीजें आती हैं, जैसे इसमें एक एडिपोज टिश्यू भी होता है, और साथ ही साथ वसामय भी होता है। क्लियर? इतने सारे ऊतक हमें पढ़ने होते हैं। कई बार एमसीक्यूज वाले पार्ट में ही बेटा हमसे पूछ लिया जाता है कि जल्दी से बताओ कि ये जैसे स्नायु है, लिगामेंट है, ये किस तरीके का ऊतक होता है? भैया ये एक संयोजी ऊतक है, ये है एक कनेक्टिव टिश्यू है। पूछ लिया जाता है रक्त कौन सा ऊतक है? ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर? तंत्रिका ऊतक की बात करें तो बेटा इसमें हमें हमारी नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका को पढ़ना होता है। सो अभी हम पहुंचेंगे एंड में अपनी तंत्रिका कोशिका के पास, और हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। हम देखेंगे कि हमारी तंत्रिका कोशिका कैसी दिखाई देती है। एंड लास्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जिसे हम हिंदी में उपकला ऊतक कहते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं, इसे भी हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है? जैसे घनाकार उपकला ऊतक होता है,
पक्षमा भी होता है, समझ रहे हो, शल्की होता है ना, ऐसे करके हम इनको पढ़ेंगे। तो पहले तो इन सब का जल्दी से क्या ले लेंगे आप, स्क्रीनशॉट, है ना, क्योंकि अभी ये लापता हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए उपकला ऊतक से ही क्यों ना शुरुआत की जाए। चलो भाई, हम इसे पढ़ने जा रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू से, यानी कि बेटा उपकला ऊतक से। क्या होता है ये उपकला ऊतक? सो ध्यान से सुनेंगे, ये हमारी कवरिंग में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है बेटा? सो ये हमारे कवरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन शरीर के किन हिस्सों की कवरिंग में? तो सुनो, जंतु के शरीर को ढकने या फिर उसे बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक ही क्या होते हैं? सो उसी को हम एपिथेलियम ऊतक बोलते हैं। क्या बोला मैंने आपसे कि भैया जंतु के शरीर को बात आती है ढकने की या फिर उसे हम एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करने की बात करें, सो मेन काम इसका कौन करता है? हमारा उपकला ऊतक ही करता है, ठीक है। और उपकला ऊतक शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं में ढकते हैं या ढके रहते हैं। जैसे हमारे स्किन हो गए, वहां पर मिल जाएगा, मुंह में, आहार नली यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, इसी के साथ हमारा रक्तवाहिनी नलिका और स्तर, फेफड़ों की कूपिका हो गया, समझ रहे हो, फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली आदि सभी किससे बने होते हैं? सो आदि बेटा सब के सब बने होते हैं उपकला ऊतक से। किससे मिलकर बने होते हैं? तो ये सब के सब उपकला ऊतक से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने जान लिया कि भाई एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो क्या होता है। सो हमारे बॉडी की कवरिंग में ये हमारी हेल्प करता है, उसको ढक रहा है, या बोल सकते हैं एक्सटर्नली उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करके बेटा रखने का काम करता है। हमने जान लिया कि ये हमारे शरीर के अंदर के भी बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकने का काम करते हैं। हमारी स्किन, हमारा माउथ, हमारा एलिमेंट्री कैनाल, हमारी रक्तवाहिनी की नली और इसका स्तर, फेफड़ों की कूपिकाएं हो गई, वृक्कीय नली हो गई, सभी किससे बने होते हैं? उपकला ऊतक से बने होते हैं। नाउ अब ये बात आती है कि मैम ये इसके अंदर भी हमें पढ़ना है। जी हाँ, बिल्कुल। और उनमें हमें सबसे पहले किसे पढ़ना होगा बेटा? शल्की एपिथेलियम के बारे में, शल्की उपकला ऊतक के बारे में, जिसे हम स्क्वैमस एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो अगर हम इसे पढ़ने जाएं तो चलो पढ़ते हैं कि ये क्या है। शरीर का रक्षात्मक आवरण अर्थात त्वचा इन्हीं शल्की एपिथेलियम की बनी होती है। सो हमारी जो स्किन होती है ना बेटा, हमारी स्किन, मनुष्यों की स्किन की अगर हम बात करते हैं, वो बेसिकली किससे मिलकर बनी है? सो ये मिलकर बनी होती है किससे? सो ये शल्की एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। और ये अकेले नहीं है, अपने भाई बहन सखे बंधु को भी लेकर आई है। और वो कितने प्रकार की लेकर आई है? 2। ये निम्न प्रकार की होती है और ये निम्न में भी कितनी है बेटा? 2। ये निम्न में भी कितनी है? 2 है। कौन कौन सी है? तो सुनो, एक होती है क्या? सरल शल्की, और एक होती है क्या? स्तरित शल्की। एक सरल शल्की एपिथेलियम होता है और एक स्तरित शल्की एपिथेलियम होता है। ये 2 तरह की होती है। तो हमने जान लिया भैया शल्की ने क्या काम किया, ये हमारे स्किन को कवर करने का काम कर रही है ना, और हमारी जो स्किन है वो इसी से मिलकर बनी है। फिर हमने जाना कि भाई ये भी कितनी तरह की है? 2 है। 2 तरीके की कौन कौन सी है? तो हमने पहले हम स्टार्ट करते हैं सरल शल्की से। ओके, तो पहली बात तो ये है बेटा कि ये जो सरल शल्की होती है, इसकी कोशिकाएं पतली और चपटी होती हैं तथा फर्श पर ये टाइल्स के समान प्रतीत होती हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहा मैंने कि बेटा जो सरल शल्की एपिथेलियम होता है ना, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि बेटा जो सेल्स होती है ना, वो पतली व कैसी होती हैं? चपटी होती हैं। आप इस इमेज को देख लो, दिखाई दे रही है ये इमेज? कैसी दिखाई दे रही है भाई? काफी पतली, टाइल्स के जैसे। बिल्कुल सही बोला है इसे समझने के लिए कि टाइल्स के समान प्रतीत होती हैं। तो इनकी कोशिकाएं पतली व चपटी होती हैं तथा फर्श पर बेटा टाइल्स के समान प्रतीत होती हैं। ये एक स्तरीय व सघन रूप में व्यवस्थित होती हैं, एक स्तर से होती हैं और काफी ज्यादा सघन होती हैं।
और रुधिर नलिका या वायु कूपिका का जो अस्तर होता है जहां पदार्थों का संवहन भी है या फिर बोल सकते हैं आदान प्रदान, भैया ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेटा कहते हैं। इंग्लिश में पता है क्या हो जाएगी? सो ये हमारी हो जाएगी सेमी परमिएबल, और क्या बोलेंगे हम इसे? मेम्ब्रेन। ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो जाएगी। वहां पर सरल शल की एपिथेलियम ऊतक प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ? हमारी रुधिर नलिका या फिर वायु कूपिका का जो अस्तर है ना, जहां पर बेसिकली क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है। तो हमने सरल शल की उपकला के बारे में जान लिया। नाउ अब हम आते हैं किसकी तरफ? स्तरित शल की उपकला की तरफ। सो त्वचा को एपिथेलियमी कोशिकाएं, त्वचा को एपिथेलियमी कोशिकाएं को कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। हमारे स्किन को ये जो एपिथेलियमी कोशिकाएं होती हैं भैया, वो इनको कटने और फटने से बचाने के लिए कई सारी किस्में होती हैं, लेयर्स में होती हैं, ताकि अगर हमारा कट लगे तो वो इंटरनल सेक्शंस तक पहुंच ही ना सके। समझ रहे हो? क्योंकि ये कई परतों के पैटर्न में अरेंज है, व्यवस्थित होती हैं, इसीलिए इन एपिथेलियम को स्तरित शल की एपिथेलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कई सारी किस्में होती हैं भैया, परतों के पैटर्न में अरेंज होती हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सो इसीलिए ये स्तरित शल की एपिथेलियम के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जहां पर अवशोषण और स्राव होता है, यानी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है। जैसे आंत के भीतर का अस्तर हो गया, वहां पर है ना, वहां लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित होती हैं। और हमने क्या जाना कि ये कई सारी किस्में होती हैं, परतों में, लेयर्स में होती हैं। ठीक है, अब आते हैं पक्षमाभी एपिथेलियम की तरफ। पक्षमाभी की बात करें तो भाई ये कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जब स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं पर, यानी कि जब स्तंभ के आकार के जो उपकला सेल्स है इन पर अगर रोमनुमा, और रोमनुमा का मतलब क्या होता है बेटा? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है इसका मतलब? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सो जब स्तंभाकार एपिथेलियमी कोशिकाओं पर रोमनुमा पक्षमाभ यानी कि जो सीलियां है वो प्रेजेंट होते हैं, तो ये पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियमी कहलाती हैं। और ये पक्षमाभ मूवेबल कंडीशन में होते हैं बेटा, ये इजीली क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। और इनकी गति कई सारे पदार्थों जैसे श्लेष्मा को आगे की ओर स्थानांतरित करने, श्लेष्मा बोले तो म्यूकस, सो ये कुछ ऐसे होते हैं और ये गति कर रहे वाली कंडीशन में ऐसे ऐसे गति कर रहे होते हैं। श्लेष्मा है तो उसको आगे की तरफ गति करके पहुंचाने का काम करते हैं। ये कहाँ कहाँ होती है? हमारी श्वास नली में, हमारी अंडवाहिनी में, शुक्र वाहिनी में, और वृक्क नलिकाओं को अस्तरित करने का काम करती है। इन जगह पर तो बेटा क्या पाई जाती है? पक्षमाभी एपिथेलियमी पाई जाती है, पक्षमाभी उपकला इसमें पाई जाती है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं घनाकार एपिथेलियम की तरफ। किसकी तरफ? क्यूबॉइडल की तरफ आते हैं। सो भैया पहली बात तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये घन के रूप में क्या होती है? व्यवस्थित होती है। समझ रहे हो? जैसे सुनो, ये घन के आकार की कोशिकाओं से बनी हुई है, यानी कि घनाकार एपिथेलियम क्या होता है भैया? ये घन के आकार की कोशिकाओं यानी कि सेल्स से बना हुआ होता है, जिनका केंद्रक यानी न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा? गोलाकार होता है, यानी कि गोल के आकार का होता है। ये वृक्कीय नलिका तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करती हैं, जहां यह उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिर मैं कह सकती हूँ यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। ये एब्जॉर्प्शन में, एक्सक्रीशन में और इसी के साथ सेक्रेशन में सब में हेल्प कर रही है भैया। अवशोषण भी करवाएगी, उत्सर्जन भी करवाएगी और क्या करवाएगी? श्रावण भी करवाएगी। समझे? तो हमने जाना घनाकार उपकला ऊतक यानी कि घनाकार एपिथेलियम के बारे में कि भैया सबसे पहले इनकी जो सेल्स होती हैं वो क्यूबॉइडल होती हैं, घन के आकार की होती हैं। इनमें न्यूक्लियस कैसा होता है? गोलाकार यानी गोल के आकार का होता है, गोले के आकार का। ये वृक्कीय नलिका, हमारी जो वृक्कीय नलिका होती है और जो लार ग्रंथि की नली होती है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, उनकी नली के अस्तर का निर्माण करने का काम करती है और उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ यांत्रिक सहायता प्रोवाइड कराती है। ठीक है,
ओके नाउ घनाकार के बाद नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम की तरफ। किसकी तरफ? स्तंभाकार एपिथेलियम की तरफ। तो हमने क्या देखा कि भैया ये तो स्तंभ के आकार की है। किसके आकार की है? स्तंभ के आकार की है। तो इस उपकला की कोशिकाएं स्तंभ यानी पिलर्स के समान लंबी आयताकार व एक दूसरे से काफी ज्यादा बेटा चिपकी हुई पास पास सटी हुई सी होती हैं। तो ये स्तंभ के आकार की है तो लंबी तो होगी और कैसी होती है? आयताकार होती है। ये ऊतक हमारे आमाशय यानी स्टमक, हमारी आंत, हमारे पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, हमारे पित्त वाहिनियों आदि की जो आंतरिक सतह होती है ना, उस पर पाया जाता है, जहां अवशोषण व स्त्रावण दोनों ही होता है। एब्जॉर्प्शन भी होता है, सेक्रेशन भी होता है। और ये ऊतक एपिथेलियम में अवरोध के आर पार कणों को गति में भी सहायता प्रदान करती है। अब यहाँ से हमारा संयोजी ऊतक हो गया है स्टार्ट, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबसे पहला और थोड़ा सा बड़ा वाला पार्ट था ये भैया उपकला ऊतक, थोड़ा सा बड़ा वाला पार्ट था जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम आते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। किसकी तरफ अब हम चल रहे हैं? संयोजी ऊतक की तरफ अब हम यहाँ पर बेटा चल रहे हैं। सो बात कुछ ऐसी है कि कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, ये ऊतक शरीर के बेटा सभी अंगों तथा अंग तंत्रों के बीच में फैले हुए होते हैं। ये ना हो तो हम भी ना हो। संयोजी ऊतक की सेल्स यानी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतराकोशिकीय आधात्री यानी जो मैट्रिक्स है ना, उनमें धसी हुई होती हैं। ये आधात्री जेली की तरह तरल सघन व कैसे हो सकते हैं, या फिर ये कठोर हो सकते हैं। लेकिन अब इसे जानना तो बनता है, क्या बोलते हो? इसे जानने के पहले आपको एक्टिविटी 6.4 करनी होगी, जो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये एक्टिविटी हमसे क्या बोल रही है? रक्त की एक बूंद हमें स्लाइड पर लेना है और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप से देखने को कहा जा रहा है। किससे? माइक्रोस्कोप यानी बेटा सूक्ष्मदर्शी से देखने को कहा जा रहा है। अब इसी चीज को मैं आपको डायग्राम की हेल्प से, डायग्राम तो नहीं लेकिन हाँ एक फ्लो चार्ट की हेल्प से बनाकर पूरा पढ़ाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है ना। सो रक्त की एक बूंद बेटा अगर हम स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप में देखें तो क्या होगा, तो चलो हम इसे देखते हैं, जिसके लिए संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। बट पहले तो हमें यहाँ पर रक्त के बारे में बोला है, ब्लड के बारे में बोला है, सो इसी के ही बारे में आपको बताती हूँ। सो बेटा अगर बात रक्त में कोशिकाओं की है, सो एक्चुअली में हमारा जो रक्त होता है ना, यानी कि बेटा हमारा जो ब्लड होता है ना, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कितनी चीज़ों से? सो ये जो रक्त है यानी कि जो ब्लड है ना बेटा, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो अभी सिंपली ध्यान रखेंगे कि भैया एक तो होता है हमारा प्लाज्मा, क्या होता है? प्लाज्मा। और दूसरा क्या होता है बेटा? रक्त कणिकाएं। क्या होता है? प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। ये तीन चीजों से मिलकर बनी हुई होती हैं। रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं भी हम बोल सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान से सुनो, जल्दी से सुनेंगे बेटा, कि हमारे ब्लड में प्लाज्मा का परसेंट ज्यादा होता है, अराउंड 55% तो प्लाज्मा ही पाया जाता है और 45% क्या पाया जाता है? रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। और ये रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं भैया? 3 प्रकार की ये होती हैं, है ना। कौन कौन सी होती हैं? तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। एक होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और होती है प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु। तो आरबीसी हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी हो जाएगी और प्लेटलेट्स यानी कि क्या हो जाएगी? बिम्बाणु हो जाएगी। ओके चलिए, तो हमने देख लिया रक्त की कोशिकाओं के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में। जैसे अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये इनका संगठन हमें प्राप्त होगा। अब बात आती है संयोजी ऊतक पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड ये था जिसमें हमसे ये पूछ लिया। अब संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। इसे देखकर आप समझ तो गए ही होंगे, चलो इसे और अच्छे से जानते हैं। सो बेटा बात कुछ इस तरह से है कि अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है तो इसमें आते हैं क्या? हमारी रक्त, यानी कि बेटा जो ब्लड होता है ना, रक्त बोले तो
यानी कि बेटा जो ब्लड होता है ना, यस, वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो एक संयोजी ऊतक होता है। इसी के साथ अगर बात आती है किसकी, बोन्स की, अस्थि की, सो बेटा अस्थि भी कौन सा ऊतक है, सो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। अस्थि बोले तो बेटा बोन्स। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने बोन्स तो लिखा था लेकिन वहां उपास्थि नहीं लिखा था, तो सुनो, मैं वहां पर क्या लिख दे रही हूं, सो मैं वहां पर लिख दे रही हूं उपास्थि, जिसे हम क्या बोलते हैं, सो ये हमारा कार्टिलेज होता है बेटा। उपास्थि यानी ये हमारा क्या होता है, कार्टिलेज होता है। सो रक्त होगा, अस्थि होगा, उपास्थि होगा, और कौन कौन सी चीजें होंगी बेटा, तो ध्यान से सुनेंगे। इसी के साथ साथ हमारा आ जाना चाहिए, रक्त है, अस्थि है, उपास्थि है, और लिगामेंट आ जाएगा, यानी कि स्नायु आ जाएगा, कंडरा आ जाएगा बेटा, टेंडन बोले तो कंडरा आ जाएगा, वसामय ऊतक हो जाएगा, एडिपोज, क्या बोल रहे हैं, एडिपोज टिश्यू, जिसे एडिपोज टिश्यू पढ़ना होगा, साथ ही साथ हमें वसामय ऊतक को भी पढ़ना होगा। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी होगी। ये तो हमारी आरबीसी की जीआईएफ है। सो बात कुछ ऐसी है कि संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार ये रहे आप सभी के सामने। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से इसका एसेस लो। देन अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रही हूँ इस ब्लड वाले सेक्शन को, इस ब्लड वाले पार्ट को, ठीक है। सो बात कुछ ऐसी है, इससे रिलेटेड पहले तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स लिखवाती हूँ बेटा, और वो फैक्ट ये है कि रक्त पूरे शरीर का, रक्त पूरे शरीर का बेटा, रक्त पूरे शरीर का 7 से 8% भाग होता है, प्रतिशत भाग होता है। रक्त यानी कि ब्लड क्या होता है, सो भैया ये हमारे पूरे शरीर का 7 से 8% भाग होता है। रक्त यानी कि ब्लड हमारे पूरे शरीर का 7 से 8% भाग होता है। इसी के साथ साथ भैया अगर बात आती है लीटर में, सो बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये 5 to 6 लीटर होता है। कितना बेटा, 5 से 6 लीटर। जिसमें अगर बात किसके में आती है, मेल और फीमेल में, तो सुनो, मेल में ये कितना होता है और फीमेल में ये कितना होता है। सो बेटा मेल में ये होता है 5.5 लीटर के आसपास, और वही बात आती है फीमेल में, तो ये 5 लीटर के आसपास होता है। समझेगी नहीं समझे, हाँ या ना, तो हमने जान लिया, ठीक है। हमें ब्लड के बारे में ये भी पता चल गया, ब्लड कौन सा टिश्यू है, सो भैया ये कनेक्टिव टिश्यू है। भैया रक्त एक कौन सा ऊतक होता है, ऑब्वियसली संयोजी ऊतक में ही तो पढ़ रहे हैं। सो यस, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि बेटा एक संयोजी ऊतक होता है। अब बात आती है कि मैम ये जो ब्लड है, हमने जान लिया कि 7 से 8% भाग होता है ब्लड का पूरे शरीर में। लीटर में 5 से 6 लीटर होता है, मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। और दूसरे पॉइंट्स बताने के लिए हमारे पास ये ऑलरेडी चीज़ें हैं। हमारा ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। जो ब्लड सेल्स होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। ओके, ये ह्यूमन ब्लड का यहाँ पर क्या है, इमेज है, जीआईएफ है। अब इसे थोड़ा सा यहाँ पर हम समझते हैं। जो आप देख ही पा रहे होंगे कि एक संगठन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो बेटा ध्यान से सुनेंगे, ब्लड की अगर बात आती है, जो कि मैंने अभी जस्ट यहाँ पर आपको बनाकर बताया है, इसे थोड़ा सा और अच्छे से मैं यहाँ पर बनाकर बताना चाह रही हूँ। तो सुनो, हमारा ब्लड जो है ना भाई, वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है। सो भैया ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। और वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं। सो एक होता है हमारा प्लाज्मा और दूसरा क्या है, हमारा रक्त कणिकाएं। क्लियर, हमारी क्या हो जाएंगे बेटा, रक्त कणिकाएं। ध्यान रखना कि प्लाज्मा का परसेंट 55% होता है और रक्त कणिकाओं का 45% होता है। इसी में हमें आरबीसी, इसी में हमें डब्ल्यूबीसी और इसी में हमें बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स के बारे में चंगू मंगू पढ़ना होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यदि सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक हमें ज़रूर से ज़रूर करना है।
ब्लड सेल्स को ध्यान से देखेंगे, ये हमारे प्लेटलेट्स है, ये हमारी आरबीसीज हैं और ये हमारी रेड ब्लड वाइट ब्लड सेल्स हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और बेटा लिम्फोसाइट्स। ये 5 तरीके की डब्ल्यूबीसीज होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। क्लियर? चलो जल्दी से इसका एसेस ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, अस्थि को। अब वो एक चीज और मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, यहीं पर बताती हूँ, है ना बेटा। हमारी जो आरबीसीज होती है ना, इसे किस नाम से जाना जाता है? सो ध्यान से सुनो, ये जो लाल रक्त कणिकाएं है ना बेटा, इसे हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, लिखा नहीं है वहां पर, आपको बता देती हूँ। और बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, इसका जीवन काल बेटा 120 डेज का है, यानी 120 दिन का है। डब्ल्यूबीसी का होता है भैया 10 से 13 दिन का। और वही बात आती है किसकी? प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु की। बेटा इसका जीवन काल कितना होता है? सो भैया ये 3 से 5 दिन या 6 दिन इसका जीवन काल बेटा होता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ भैया, इसका काम O2 का संवहन करना होता है बेटा। क्या करना? ऑक्सीजन का संवहन करना होता है। उसी तरह भैया डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? सो ये हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। क्या बोला है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण ये करता है। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण ये करता है। क्लियर? और बिम्बाणु की अगर मैं बात करूं तो ये रक्त का थक्का जमाने में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है बेटा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कहाँ जमाता है? शरीर के बाहर। शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। कहाँ पर करता है ये चीज? शरीर के बेटा बाहर। क्लियर? शरीर के बाहर। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई डाउट? चलिए, तो ये थी आप सबके सामने कहानी जो मैम ने आपको बताई है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। ओके, चलिए अब बात आती है बोन्स। तो मैंने इसके लिए भैया जी को ऐड किया, मैंने सोचा भैया जी की जरूरत लगेगी हमको, है ना। सो हमारे शरीर में क्या पाई जाती हैं बेटा? बोन्स पाई जाती हैं। हमारे पूरे शरीर में बोन्स यानी कि अस्थि पाई जाती हैं। तो सुनो, अस्थि एक दृढ़ संयोजी ऊतक है और ये उच्च कशेरुकियों में ये ऊतक शरीर का मुख्य अंतः कंकाल बनाता है। क्या बनाता है भैया? ये बनाता है अंतः कंकाल और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ये होता है। हम सारे के सारे, अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल पार्ट्स हटा दो, हमारे स्किन हटा दो, सारी चीजें रिमूव कर देंगे, केवल अगर बोन्स रहेंगे ना, हम सारे के सारे ऐसे ही दिखाई देंगे। तो ये भैया जी को देखकर मत बोलना कि अरे मैम ये क्या ओपन किया है आपने, ये भैया जी जैसे दिखाई दे रहे हैं, हम भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगे। फिर समझे? चलो अब मैं और चीजें आपको बताऊं। ये शरीर को एक निश्चित आकार भी प्रदान करती है एवं हमारी मसल्स, मांसपेशियों को बेटा सहारा भी देती है। ये ऊतक में धसी होती है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस के लवण से बनी होती हैं, जो कि मजबूत और कठोर होती हैं। अब कोई आपसे बोले कि भैया जल्दी से बता दो कि ये जो बोन्स है बेटा यानी कि हड्डी है, किसी ने आपसे पूछा बताओ किसकी बनी होती है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। हड्डियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी हड्डी की कहानी। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है बेटा? ये 206 होती है। हमारी ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में, चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो, भैया हम सब में 206 हड्डियां ही बेटा पाई जाती हैं। ओके, चलिए अब बात आती है कि मैम कार्टिलेज बोले तो क्या? तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। कार्टिलेज जो कि आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे, कार्टिलेज को हम हिंदी में उपास्थि बोलते हैं और बोन्स यानी हड्डी को हम क्या बोलते हैं? अस्थि बोलते हैं। दोनों में मैम डिफरेंस है? दोनों एक ही चीज है बेटा, दोनों एक तो नहीं है। दोनों में क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। तो उपास्थि यह एक विशिष्ट प्रकार का फ्लेक्सिबल, लचीला बेटा कनेक्टिव टिश्यू होता है
संयोजी ऊतक होता है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है, इनके सेल्स के बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है। इसकी ठोस आधात्री मैट्रिक्स जो है भैया वो कॉन्ड्रिन, प्रोटीन, शर्करा एवं कोलेजन तथा इलास्टिन तंतुओं की बनी हुई होती है, और इसी कारण हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं मोड़ सकते, क्योंकि हमारी जो उपास्थि होती है भैया कैसी होती है, तो ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि बेटा ये कैसी होती है, लचीली होती है। और फ्लेक्सिबल कैसे जानेंगे हम, कैसे पता चलेगा, मुझे बताओ। यहाँ हड्डी है, यहाँ बोन है, यहाँ पर भी क्या है, हड्डियां हैं। क्या मैं इस सेक्शन को मोड़ सकती हूँ, तो मैं नहीं मोड़ सकती, ये इतनी ज्यादा कठोर है। वहीं अगर मैं कान में जाऊं, देखो कान में भी बोन्स होती हैं, है ना, कान में भी हड्डी होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कोई हड्डी नहीं है। हड्डी होती तो हम इसे मोड़ ही नहीं पाते, ये हड्डी नहीं है, इसीलिए हम इसे मोड़ पा रहे हैं क्योंकि ये कार्टिलेज की बनी हुई है। एंड कार्टिलेज कैसा होता है बेटा, फ्लेक्सिबल, पर इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है कि आप मोड़ते चलो, घुमाते चलो और वो घूमता जाए, इतना भी फ्लेक्सिबल वो नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या जाना उपास्थि कार्टिलेज के बारे में, तो हमने जाना कि भैया ये फ्लेक्सिबल लचीली होती है। जैसे हमारे कान की अगर बात करें ना, तो इसी कारण हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं, कार्टिलेज को मोड़ सकते हैं। ये अस्थियों के जोड़े जो हैं उनको थोड़ा सा चिकना बनाने का काम करती है। हमारे नाक में, नोज के इस सेक्शन में कान हो गया, कंठ हो गया, और हमारी श्वास नली यहाँ पर भी क्या पाई जाती है, ये कोई हड्डी नहीं है बेटा, यहाँ पर भी ये किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की ही बनी हुई होती है। ओके, नाउ अब आते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बेटा, अगले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा क्या है भाई, लिगामेंट्स है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स। मैम ये लिगामेंट क्या काम करता है बेटा, सिंपली ध्यान रखेंगे आप सभी कि हमारी एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने का काम, हमारी एक हड्डी को दूसरी हड्डी से बेटा जोड़ने का काम कौन करता है, सो वो हमारा लिगामेंट ही करता है। समझ रहे हो, जैसे ये एक पूरी बोन है, जैसे ये एक पूरी बोन है, इसे आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, सो वो कोई तीसरी हड्डी नहीं कर रही है, इनके बीच में क्या पाया जाता है, लिगामेंट। तो दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं, और ये ऊतक बहुत लचीला एवं कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है, स्नायु में बहुत कम आधात्री होती है, तथा ये पीले लचीले इलास्टिन तंतुओं द्वारा निर्मित होती है। ठीक है ना, तो हमने जान लिया हमारे लिगामेंट के बारे में। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम किसकी तरफ, भैया टेंडन्स, कंडरा के बारे में। ये क्या करते हैं भाई, एक बोन, अच्छा एक चीज और, हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली ना, ठीक है, आते हैं हम किसकी तरफ, कंडरा टेंडन की तरफ। भैया ये हमारी मसल्स को बेटा बोन से कनेक्ट करने का काम करती है। ये जो हमारी मसल है ये बोन से कैसे जुड़ी है, तो ये टेंडन की हेल्प से जुड़ी है, कंडरा की हेल्प से जुड़ी है। सो ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का क्या करती है, काम करती है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाला रेशेदार ऊतक होता है। कैसा होता है ये, रेशेदार ऊतक होता है। यह श्वेत तंतुमय कोलेजन द्वारा निर्मित होता है। क्लियर, चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं किसकी तरफ, एरियोलर ऊतक की तरफ। मैंने आपसे कहा था ना एक एडिपोस टिश्यू भी होता है और एक एरियोलर ऊतक भी होता है। चलो इसे भी हम जान लेते हैं, ये क्या काम करता है, तो सुनो, इसे सरल ढीला संयोजी ऊतक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सो ये सरल ढीला संयोजी ऊतक होता है। ये ऊतक त्वचा के नीचे खोखले अंगों व हमारी आर्टरीज और शिराओं की भित्तियों पर पाया जाता है। यह ऊतक विभिन्न ऊतकों के बीच का स्थान भरने तथा उन्हें जोड़ने व हमारे अंगों को उनके स्थान पर बनाए रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये ऊतकों की मरम्मत में भी क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट आते हैं क्या हम, वसामय ऊतक, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एडिपोस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ये ऊतक हमारे स्किन के नीचे, कहाँ पर बेटा, हमारे स्किन के नीचे, हमारी बोन मैरो, अस्थि मज्जा बोले तो भैया बोन मैरो। क्लियर, और ये बोन मैरो कहाँ पाई जाती है चंगू मंगू, ऑब्वियसली हमारे बोन्स में पाई जाती है। यहीं पर ही हमारी आरबीसी, यहीं पर ही हमारे डब्ल्यूबीसी, और यहीं पर ही हमारे बेटा जो बिम्बाणु है ना, यानी कि जो प्लेटलेट्स है ना, इन सब का क्या होता है, निर्माण होता है। इन तीनों का ही यहाँ पर क्या होता है बेटा,
फॉर्मेशन, यानी कि क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर। सो इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गुलिकाओं से भरी हुई होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण ये ऊष्मा के कुचालक है, बुरे चालक का भी क्या करती हैं, काम करती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम हमारी अगली टिश्यू को पढ़ने के लिए, ऊतक पढ़ने के लिए, जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, पेशीय ऊतक बोलते हैं। अच्छा, ये ना हमारा थर्ड पॉइंट है और इसके पहले यहाँ पर भी थर्ड था, तो हम इसे करेक्ट कर लेंगे ऑब्वियसली भाई, इसको सेकंड कर लीजिएगा। ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इसे हम क्या कर लेंगे, सेकंड, है ना। हालांकि सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी ये दूसरा था हमारा। और थर्ड नंबर पे अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सो वो हम पढ़ेंगे हमारे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पेशीय ऊतक। सो बात यह है कि ये खुद भी अकेली नहीं है, तीन प्रकार की, तीन तरह की होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बट पहले मैं आपको ये पूरी कहानी, पूरी चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, देन हम वहाँ चलेंगे। सो पेशीय ऊतक भाई लंबी होती है, तंतुनुमा कोशिकाओं की बनी हुई होती है। सो पेशीय ऊतक लंबी तंतुनुमा कोशिकाओं का बना होता है और जिसे हम पेशीय तंतु यानी मसल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। सो एक बड़ी बात हमें ये पता चली है कि भैया जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो लंबे तंतुनुमा कोशिकाओं का बना हुआ होता है और जिसे हम पेशीय तंतु भी, मसल फाइबर भी कह सकते हैं। इसी के साथ ये हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। अब सारी चीज़ें हम साइड में रखते हैं, हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमारे शरीर में बेटा, हमारे बॉडी में जो मोशन होता है ना बेटा, हमारे शरीर में जो गति होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सो वो मस्कुलर टिश्यू होता है। और एक और चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा कि ये जो मस्कुलर टिश्यू होता है हर तरीके की गति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट इसे डिवाइड किया गया है। जैसे सुनो, पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन उपस्थित होता है, हम ऐसा बोलेंगे पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन उपस्थित होता है जिसे हम संकोचनशील प्रोटीन भी कहते हैं। भैया ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी होता है, इसके संकोचन एवं शिथिलन के कारण ही हमारी जो मसल्स होती हैं ना वो गति करती हैं। तो हमने जाना कि भाई हमारी जो मसल्स होती हैं वो गति तो कर रही होती हैं, लेकिन इनकी जो गतियां होती हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा, इनकी जो गतियां होती हैं वो कुछ हम पर निर्भर करती है, यानी कि कैसी होती हैं बेटा, ऐच्छिक होती हैं, और कुछ हम पर निर्भर नहीं करती, यानी कि बेटा कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। समझे कि नहीं समझे, यानी कि कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ऐच्छिक अनैच्छिक होती हैं और कार्डियक यानी कि हृदयक भी होती है, वो तो एक अलग पार्ट है, लेकिन ऐच्छिक मतलब जिन मसल्स पर हमारा कंट्रोल होता होगा, यानी जब वो बेटा गति कर रही होंगी तो जब हमारा मन करेगा तभी वो गति कर रही होंगी। और कुछ मसल्स ऐसी भी होती हैं जो हमारे ऊपर निर्भर नहीं करती, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं, उन्हीं को हम अनैच्छिक कहेंगे। ठीक है, हालांकि इसे तीन पार्ट में बांटा गया है, यानी कि जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो तीन तरीके का होता है। एक हमारी होती है ऐच्छिक पेशी, एक होती है अनैच्छिक, और एक हमारी क्या हो जाएगी, हृदयक पेशी। इसे तीन तरीके से अलग नाम आपको यहाँ मिल रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैम स्केलेटल मसल कौन सा है, इसी के साथ कार्डियक तो हृदयक हो जाएगा, मैम ये स्मूथ मसल कौन सा है। बस बेटा जो ऐच्छिक अनैच्छिक बोला है वो इन्हीं के लिए बोला है, अभी मैं आपको ये भी समझाती हूँ, पर आपको सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये ध्यान में रखना है कि भैया हमारा जो पेशियां हैं, पेशियां हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हम संकोचनशील प्रोटीन कहते हैं, जो बेसिकली हमारे बॉडी के, हमारे मसल के संकोचन में, शिथिलन में, यानी उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखने में, सिकोड़ने में और उसे रिलैक्स यानी शिथिल होने में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, नाउ अब आते हैं इन तीन तरीके से पढ़ने की तरफ, जहां सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रेखित पेशी के बारे में। सबसे पहली मसल का नाम हमारी क्या है, सो उसका नाम है क्या, रेखित पेशी। और रेखित पेशी क्या होती है तो सुने, इन पेशियों का आकुंचन या कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं भैया, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। किस पर करता है, सो भैया इन मसल्स की बात करते हैं बेटा, अगर हम
इन मसल्स की क्या करते हैं हम बात करें, सो इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वो केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, जंतुओं की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः ये पेशियां ऐच्छिक पेशियां भी कहलाती हैं, इन्हीं को हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। अभी मैंने आपसे बोला था ना कि एक ऐच्छिक पेशी होती है, अब वहीं हमें यहाँ नाम मिल गया रेखित पेशी का। और अभी आप कंफ्यूज हो गए कि मैम फिर यहाँ पर ये स्केलेटल मसल कौन सी है। बेटा हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, कंकाल पेशी। तो सुनो, कंकाल या अस्थियों से जुड़े होने के कारण ये कंकाली पेशियां कहलाती हैं। यानी कि ये हमारी जो रेखित पेशी है वो हमारे कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं, हमारी अस्थियों से जुड़ी होती हैं, हमारी बोन्स से जुड़ी हुई होती हैं, तभी हमने इसे क्या नाम दे दिया, कंकाली पेशी, स्केलेटल मसल भी हम इसे बोलते हैं। तो हमें एक चीज यहाँ पर पता चली है, और वो पता चली है कि भैया जो पेशीय ऊतक होते हैं ना बेटा, हमें क्या पता चला है, सो भैया हमें ये पता चला है कि ये जो मस्कुलर टिश्यू है, यानी कि ये जो पेशीय ऊतक है, ये जो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, सो ये जो मस्कुलर टिश्यू है भैया, ये जो 3 प्रकार के हैं, उनमें से सबसे पहले हमने कौन सी पेशी जानी, रेखित पेशी के बारे में जाना है। क्लियर, चलो इनके बुलेट पॉइंट्स में आपको बता दूं। सबसे पहली चीज कि ये किस चीज में हमारी क्या करती है बेटा, हेल्प करती है। सो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी मोशन में यानी गति में क्या करती है, सहायता। अब ये गतियां हम पर निर्भर होंगी, नहीं भी होंगी, दोनों प्रकार की होंगी। जैसे ये रेखित पेशी कैसी होती है भैया, इसे हम वॉलेंटरी मसल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बेटा ये ऐच्छिक पेशी के नाम से भी जानी जाती है। और किस नाम से जानी जाती है, तो सुनो सुनो सुनो, इसे हम और जानते हैं कंकाली पेशी के नाम से। किस नाम से, तो ये कंकाली पेशी के नाम से भी जानी जाती है, यानी स्केलेटल मसल के नाम से भी जानी जाती है। और ये हमारी हड्डियों से, या मैं कहूँ हमारी बोन्स से जुड़ी होती है ना। बोन्स से क्या होती है भैया, कनेक्टेड है, जुड़ी हुई होती है। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, तो हमने क्या जाना, हमारे हाथों की गति, पैरों की तथा शरीर को गमन एवं गति प्रदान करने के कारण इन्हें दैहिक पेशी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बोला है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा बेटा, ये जो गति करती है, कहाँ कहाँ की करती है गति, जैसे हमारे हाथों की गति कर दी इसने बेटा, जैसे हमारे पैरों की गति कर दी इसने, जैसे बेटा हमारे गर्दन की गति कर दी। इन सभी गतियों के लिए ये क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होती है। क्लियर। एक और चीज, इसे और किस गति के नाम से जाना जाता है, तो सुनो सुनो सुनो, इसे हम बेटा दैहिक गति के नाम से भी जानते हैं। किससे, तो ये दैहिक गति के नाम से भी जानी जाती है। और हमारे शरीर के कई हिस्सों की क्या करती है, गतियां, और वो जो गति कर रही है वो हम पर निर्भर है। तभी तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसे हम ऐच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं। पहली कहानी डन, डनाडन, डन। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अब हम जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट से लेंगे। ओके, नाउ इसी कारण इसे हम क्या बोलते हैं, रेखित पेशी कहते हैं। और इस ऊतक की कोशिकाएं, इनकी सेल्स कैसी होती हैं भैया, ये जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है, जहां पर हमारी रेखित पेशी है, इनकी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो रेखित पेशी को बना रही हैं भाई, वो कैसी होती हैं भैया, लंबी होती हैं, बेलन के आकार की होती हैं, अशाखित होती हैं, इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। और इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं बेटा, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाए जाते हैं। दैट्स वाई कैसी होती हैं, बहुकेंद्र, सॉरी हाँ यही बोले ना, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, न्यूक्लियस, दैट्स वाई कैसी होती हैं, बहुकेंद्रकीय होती हैं। ये शरीर की सतह, जैसे हमारा हाथ, पैर, जीभ, ग्रास नली की शुरुआत आदि में क्या पाई जाती, क्या करी जाती है, पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने सबकी कहानी जान ली। जीभ भी इसमें आ गया है, जैसे हमारे हाथों की गति इसमें, पैरों की गति इसमें। क्यों, क्योंकि एक बात मुझे बताइए, हमारे हाथों को अगर हमें मोशन में लाना होगा, गति में, तो इसका निर्णय कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन आके थोड़ी करेगा, ये तो हम पर निर्भर है।
जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने हाथों में क्या कर रही हूँ बेटा, गति कर रही हूँ, मोशन ला रही हूँ। जैसे मैंने सोचा कि अब मैं काम करती हूँ, बोर्ड पे लिख के पढ़ाती हूँ, तो मैंने अपने हाथों को यहाँ पर शिफ्ट किया। ये कैसे शिफ्ट हुआ, खुद से नहीं, मैंने बोला कि भैया तुम्हें यहाँ जाना है, मतलब मैंने मेरे हाथ को उठाया, ये मेरी इच्छा से उठा और फिर यहाँ तक पहुँचा। सेम ऐसे ही मैं एक जगह खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, मेरा मन करा, मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ आ जाऊँ तो मेरे पैरों में भी गति हो गई, मेरा मन किया तो मैंने जीभ को हिलाया। तो ये सब किस पर निर्भर है, मेरे ऊपर। सेम यही चीज़ या आपके ऊपर भी निर्भर होगी, क्योंकि ये ऐच्छिक पेशी के कारण होता है। ओके, चलिए अब आते हैं हम अरेखित पेशी, या जिसे हम चिकनी पेशी के नाम से भी जानते हैं, जो स्मूथ मसल के नाम से काउंट होती है। सो इन पेशियों के आकुंचन पर जंतु का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि मैं आपको बताना चाहती हूँ भैया बेटा, इस पर ना हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। क्या कहा मैंने आप सभी से कि इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये क्या कहलाती हैं, इनवॉलेंटरी मसल कहलाती हैं। सो अरेखित पेशी चिकनी पेशी होती है। हमने क्या जाना, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये वो पेशी हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए हम इसे अनैच्छिक पेशी के भी नाम से जानते हैं। अतः इन्हें अरेखित या चिकनी पेशी तंतु भी कहा जाता है। ये प्रायः खोखले आंतरंगों बोले बेटा, अंतर के अंगों की भित्तियों से रिलेटेड होती हैं, वॉल से कनेक्टेड होती हैं, संबंधित है, और इसी कारण ये आंतरांगीय पेशी भी कहलाती हैं। ये शरीर के अंतर के अंगों, बेटा अंदर के अंगों की बात चल रही है, जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल में पाई जाती है, हमारी यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय में पाई जाती है, हमारी ब्लड वेसल्स बेटा रुधिर वाहिनियों में पाई जाती है, जनन वाहिनियों में पाई जाती हैं। क्यों, ये उन हिस्सों पर पाई जा रही हैं जिन पर हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। क्लियर, जहां कंट्रोल था वो हमने जाना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये तो हृदय पेशी है, तो हमने क्या देखा, अरेखित पेशी ये गति तो करती हैं लेकिन ये हम पर निर्भर नहीं करती हैं। इनका काम क्या होता है, सो इसी कारण ये आंतरंगीय पेशी भी कहलाती है, शरीर के आंतरंगों में विशेष रूप से पाई जाती हैं। और ध्यान रखिएगा कि इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, इसीलिए हम इसे अनैच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। ये चिकनी पेशी भी कहलाती है, साथ ही साथ ये आंतरांगीय पेशी भी कहलाती है। चलो तो आते हैं यहाँ पर, और मैं क्या लिखने जा रही हूँ, तो मैं लिख रही हूँ, एक जगह लिखा है रेखित, तो चलो मैं इसे लिख देती हूँ क्या, अरेखित। ये क्या हो जाएगी, अरेखित पेशी हो जाएगी, ठीक है। अब ये अरेखित पेशी को हम और किस नाम से जान सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये अरेखित पेशी को हम किस नाम से जानते हैं, सो इसे हम जानते हैं अनैच्छिक पेशी के नाम से। किसके नाम से, सो इसे हम अनैच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भैया ये आंतरांगीय पेशी भी कहलाती है। क्या कहलाती है, आंतरांगीय पेशी भी कहलाती है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं, चिकनी पेशी के नाम से भी जानते हैं। यही क्या होती है, चिकनी पेशी यानी स्मूथ मसल होती है, हमारी आहार नाल में पाई जाती है, इसी के साथ हमारी रक्त रुधिर वाहिनियों में पाई जाती है, हमारे मूत्राशय में, ये इनकी लोकेशंस होती हैं, ठीक है। चलिए, सो अरेखित पेशी यहाँ पर होता है डन। वीडियो को लाइक कर दिया है ना, पक्का। चलिए सारे बच्चे पहले तो इस सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मुझे कमेंट करके, जब आप अभी वीडियो देख रहे होगे, फोन हाथ में लेना है और मुझे बताना है कि यस मैम हमें यहाँ तक क्लियर हो गया है, और जिस सेक्शन में आपको लग रहा है कि आपको पूछना है तो भाई पूछ भी लेना। ओके, चलिए नाउ लास्ट आते हैं इसी का, और वो क्या है, हमारा कार्डियक मसल है भाई, हृदय पेशी है। तो हृदय पेशियां कशेरुकियों के हृदय की मांसल भित्तियां होती हैं। ये पेशियां छोटी, मोटी, बेलनाकार और शाखा में पेशी तंतु से बनी हुई होती हैं। हृदय पेशी भाई ध्यान से सुनिए, ये भी कैसी होती है, हमारे ऊपर निर्भर नहीं करती, थैंक गॉड, वरना हम इससे बोल देते कि अरे हार्ट मेरी बात सुनो, बहुत देर से तुम पंप कर रहे हो,
थोड़ी देर से पंप करना बंद कर दो, मेरी तरह सो जाओ। थैंक गॉड ये हमारे ऊपर नहीं निर्भर है ना, क्योंकि जैसे हमारा मन करेगा तो हाथ उठाएंगे, ऐसे रखेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो हम तो हमारे हार्ट से भी बोल सकते थे कि भैया थोड़ी देर ठहर जाओ, बहुत देर से पंप कर रहे हो, तुम धड़क रहे हो बहुत देर से, हम भी नहीं बचते फिर। सो हृदय पेशी भी अनैच्छिक होती है, कभी न थकने वाली ये पेशी होती है, इसी कारण ये जीवन पर्यंत लयबद्ध संकुचन एवं प्रसारण करती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये पेशियां संरचना स्ट्रक्चर में रेखित परंतु कार्य में कैसी होती है, अरेखित के समान होती है। स्ट्रक्चर में तो ये रेखित पेशी की जैसी होगी, लेकिन अगर बात आती है किसके बारे में, काम के बारे में, सो ये अरेखित पेशी की तरह ही होती है। क्लियर? सो हृदय पेशी भी बोल सकते हैं या फिर हृदयक पेशी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। कार्डियक मसल भी बेटा ये क्या करता है, कहलाता है। क्लियर? कार्डियक मसल भी कहलाता है, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक पेशी बोलते हैं। इसे भी किस नाम से जाना जाता है, सो इसे अनैच्छिक पेशी के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखकर भी पढ़ा दिया मैंने आपको ताकि चीजें आपको याद रहें। अब बात आती है भैया, 3 चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली है। अब बिल्कुल लास्ट पढ़ने के पहले एक छोटी सी एक्टिविटी जिसका आंसर आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्या देंगे? अभी जो पढ़ाया है, विभिन्न प्रकार की पेशियां ऊतकों की संरचना की तुलना। एक चीज और, यहाँ पर जो इमेज है वो इससे रिलेटेड है, तीनों ही स्लाइड्स में, दोनों स्लाइड्स में नहीं, तीनों में ही तो है। हाँ भाई, तो ये इससे रिलेटेड है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं एक्टिविटी 6.5, विभिन्न प्रकार की पेशी ऊतकों की संरचना की तुलना करने को बोल रहे हैं। उनके आकार के आधार पर, केंद्रक की संख्या के आधार पर और कोशिका में केंद्रक की स्थिति को नोट करने को बोल रहे हैं। न्यूक्लियस में जो है सेल में न्यूक्लियस की स्थिति बतानी है। यहाँ पर लक्षण है, आकार बताओ, केंद्रक की संख्या और केंद्रकों की स्थिति तीनों में बताना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्या देंगे? रेखित का, चिकनी का और हृदयक का या हृदय पेशी का। अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, जिसकी बेटा ये इमेज तक आपके सामने है, इसे देखकर भी आप इसकी न्यूक्लियस की पहचान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। ओके नाउ, अब हम यहाँ तक तो पहुंच गए, अब सबसे लास्ट वाले सेक्शन की तरफ आते हैं और हम जानने जा रहे हैं हम हमारे अंतिम ऊतक की तरफ, जिसका नाम क्या है? सो भैया ये है हमारा नर्वस टिश्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। सो जंतुओं में संवेदनशील यानी सेंसिटिविटी अर्थात वातावरणीय दशाओं में परिवर्तन के प्रति सजगता और उत्तेजनशीलता अर्थात उक्त उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रियाशीलता इसी ऊतक के कारण संभव है। बता रही हूँ क्या, तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक की संरचना और उसकी क्या होती हैं, क्रियात्मक इकाई होती हैं। बात ये आती है हमारे बॉडी में, अगर बात करें संवेदनशीलता की या सेंसिटिविटी की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल या उसका कारण क्या संभव हो सकता है? तंत्रिका ऊतक, जो एक्चुअली में किससे मिलकर बना होता है? हमारा नर्वस टिश्यू किन चीज़ों से मिलकर बना है बेटा? बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं ही आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? तंत्रिका ऊतक बनाती हैं। सो तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक की क्या होती हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। न्यूरॉन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भैया? ये पूरे शरीर में फैले हुए से होते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पूरे शरीर में फैले हुए से होते हैं और इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि भाई हमारे ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं ना, यानी कि हमारी ये जो नर्व सेल्स हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ये कभी भी डिवाइड नहीं होती हैं। हमने पहले भी पढ़ा है जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था, क्योंकि हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल ही क्या होती है? न्यूरॉन होती है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो नर्व सेल्स होती हैं हमारी, यानी कि जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं, ये डिवाइड नहीं होती हैं, बाय बर्थ जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, टाइम टू टाइम डेवलप होती रहेंगी लेकिन डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ये कोशिकाएं संपूर्ण शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी हुई होती है।
चाहे हमारा ब्रेन हो, चाहे यहाँ हमारी क्या पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड, हमारे ब्रेन के सबसे लास्ट वाले पार्ट से स्टार्ट होती है, हिप के ठीक ऊपर तक जाती है, वो भी, ये सब किससे मिलकर बनी होती हैं, तो ये सब हमारी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। और ये सारी तंत्रिकाएं, मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिकाएं, ये सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी हुई होती हैं, ठीक है ना। और तंत्रिका ऊतक किससे मिलकर बनते हैं, कोशिका, न्यूरॉन से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब थोड़े इसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में ये कैसा दिखाई देता है। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे तो इनमें क्या पाया जाता है, बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है, इसी के साथ यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, डेंड्रॉइड्स। समझ रहे हो, ये हमारी सेल बॉडी भी मिलेगी इनमें, साथ ही साथ इनमें क्या मिलने वाले हैं, ये एक्सॉन मिलेंगे आपको। क्लियर। अब बात ये है कि यहाँ पर एक्सॉन का क्या है, टर्मिनल मिलेगा, और यहीं पर इसी की सहायता से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ेगा, और इसे जोड़ने में हेल्पफुल कौन होता है, इनके बीच में सिनेप्स पाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, जुड़ता है। सो कोशिका काय या फिर साइटोन की बात करें, सेल बॉडी की अगर हम बात करते हैं, सो ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक व कोशिका झिल्ली से बना होता है। जो पूरी ये सेल बॉडी है ना, ये किससे मिलकर बनी है, सो भैया ये पूरी सेल बॉडी जो है ये किससे मिलकर बनी है, तो ये कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, जो कि ये अंदर की साइड है, केंद्रक व फिर कोशिका झिल्ली से बनी हुई होती है। एक्सॉन भैया ये एक एकल लंबा एवं संचालक प्रवर्ध होता है, यहीं पर क्या पाए जाते हैं, एक्सॉन पाए जाते हैं। और ये जो कोशिका काय से निकलता है, बिल्कुल सही बोला है कि ये सेल बॉडी से निकलता है, और ये आवेग को, इम्पल्स को कोशिका काय से दूर ले जाने का काम करता है। एंड डेंड्रॉइड्स, यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है भाई, डेंड्रॉइड्स है। ये न्यूरॉन के बहुत सारे छोटे छोटे शाखित प्रवर्ध होते हैं, जो तंत्रिका आवेग को क्या करते हैं, इम्पल्स को ग्रहण करने का, रिसीव करने का काम करते हैं। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, बस इतना ही मुझे आपको बताना था, जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आज का सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम। और आप हमारी क्लासेस कहाँ ले सकते हैं, सो भैया यूट्यूब पर ले सकते हैं, लाइव भी मिलती है, रिकॉर्डिंग भी मिलती है, दोनों तरीके की क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप हमारे सेशंस, हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक की लिंक हमें कहाँ मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बेटा ये है हमारे टॉप कोर्सेस, जैसे सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों चीज़ें हम कवर कराते हैं। स्पोकन इंग्लिश भी, सीयूईटी, एनटीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सारी ही चीज़ें करवाते हैं हम कवर। सो मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। एंड फाइनली आपका एक्सप्लेनेशन वाला पूरा पार्ट चैप्टर को लेकर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पाठ्यगत प्रश्न से शुरुआत करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।